नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राम कहानीवज़ में, जहां शब्दों में जादू है और हर आवाज के पीछे एक कहानी छुपी है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी रूहानी प्रेम कहानी जो चांदनी की रोशनी में जन्मी थी और अंधेरों से लिपटी थी। तो चलिए इस जादुई सफर की शुरुआत करते हैं। उद्धरण चिन्ह अध्याय 17 वो जो कभी प्रेम था। हृदय लोक में प्रवेश। अनिशा और विद्वान जैसे ही हृदय लोक में पहुंचे, चारों ओर एक अजीब शांति थी। ना कोई आवाज, ना कोई हवा, बस एक गहराई, जैसे किसी टूटे हुए दिल की खामोशी। फिर एक छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी। वह था चेतन शून्य, लेकिन वह राक्षसी प्रतीक नहीं हो रहा था, बल्कि जैसे कोई टूटा हुआ देवता, एक खोया हुआ नाम। मुझे चेतन शून्य कहते हैं। उसकी आवाज में कंपन था, पर मेरा असली नाम था प्रेमेश। अनिशा और विद्वान चौंक गए। मैं पहला था जिसने जुड़वा संसारों को जोड़ने की कोशिश की थी। मैंने प्रेम किया उससे जो दूसरी दुनिया की थी, एक राजकुमारी ठीक तुम्हारी तरह। अनिशा, प्रेम से उत्पन्न विनाश। प्रेमेश ने अपने अतीत का दृश्य प्रकट किया। एक पुरुष जो मनुष्य लोक से था और एक दिव्य स्त्री जो स्वर्ण लोक से। उनका प्रेम पवित्र था, लेकिन दोनों संसारों को मंजूर नहीं था। उन्होंने हमें अलग कर दिया। मुझे यातना दी गई। मुझे कहा गया तू अब प्रेम का अधिकारी नहीं। उस क्षण प्रेमेश ने अपने भीतर का सबसे बड़ा भाव दबा दिया, प्रेम, और तभी वह बन गया चेतन शून्य। डर की प्रतिध्वनि। मैंने कभी युद्ध नहीं चाहा, पर जब मैंने देखा कि फिर वही प्रेम जन्म ले रहा है तुम दोनों के बीच, तो मेरा भय जाग गया। मैंने सोचा शायद फिर वही होगा, फिर एक को खोना पड़ेगा। विद्वान ने धीरे से कहा, तो तुम हमें रोकना नहीं चाहते थे, बल्कि सावधान करना चाहते थे। चेतन शून्य चुप रहा। क्षमादान या विनाश, अब निर्णय का समय था। अनिशा के भीतर पांचों चेतनाएं बोलने लगी। शून्यात्मा, वह भी अंधकार है। क्रोध, वो दुख का रक्षक बना, लेकिन विध्वंस का कारण भी। मोह, उसका दर्द भी उतना ही सच्चा है। स्वज्ञान, समझना ही समाधान है। सहानुभूति, हो सकता है वह बस एक आलिंगन चाहता हो। विद्वान ने पूछा, यदि हम तुम्हें क्षमा कर दें, तो क्या तुम स्वयं को क्षमा कर पाओगे? प्रेम का पुनर्जन्म। प्रेमेश की आंखों में एक चमक आई। उसने धीरे से कहा, अगर तुम मुझे अपनाओगे, तो शायद मैं फिर प्रेम करना सीख सकूं। अनिशा आगे बढ़ी और उसने उस अंधकार में डूबे चेतन शून्य को गले से लगा लिया। अंधकार टूटा और चेतन शून्य का रूप बदल गया, एक शांत प्रकाशमान देवता में। नवजन्म। अब दोनों संसार कांप रहे थे, लेकिन इस बार डर से नहीं, बल्कि एक नवयुग के स्वागत में। आकाश फट गया और उसमें से एक नई किरण उतरी, जिसे कहा गया प्रेमेश तत्व, एक नई चेतना जो अब हृदय के संतुलन की रक्षक बनी। अध्याय 18 दो संसार एक जीवन। नई भोर। हृदय लोक की दीवारें अब प्रकाश से भर चुकी थी। अंधकार शांत था। चेतन शून्य, अब प्रेमेश अपने असली स्वरूप में लौट चुका था। अनिशा और विद्वान जो कभी एक दुश्मन राजकुमारी और मृत योद्धा थे, अब जुड़वा संसारों के नव जीवन के वाहक बन चुके थे। लेकिन अब सबसे बड़ा निर्णय सामने था, क्या वे दोनों अपने अपने संसारों में लौटे या उन्हें एक कर दें। सभाओं की पुकार। दोनों लोगों की महासभाएं बुलाई गईं। पृथ्वी मनुष्य लोक में ऋषियों और योद्धाओं ने कहा, ये प्रेम अगर इतना शक्तिशाली है तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमें इसे अपनाना चाहिए। वन स्वर्ण लोक में दिव्य आत्माओं और जादुई प्राणियों ने बहस की, अगर हम एक हो गए तो हमारी दिव्यता क्षीण हो सकती है, पर शायद हमारी मानवता बढ़े। विद्वान का विचार। विद्वान ने अपने गुरु की आत्मा से मार्गदर्शन लिया। गुरु बोले, जब दो नदियां मिलती हैं तो वे अपना मार्ग नहीं खोती, वे समुद्र बन जाती हैं। तुम्हारा प्रेम भी वैसा ही है, जो द्वंद्व नहीं, संपूर्णता की ओर ले जाता है। अनिशा की परीक्षा। अनिशा को अपने पिता की आत्मा ने दर्शन दिए। बेटी, तू हमेशा स्वर्ण लोक की शक्ति थी, पर अब तू उसका भविष्य भी है। क्या तू उस भविष्य को चुनने का साहस रखती है, जो कभी किसी ने नहीं देखा? अनिशा ने आंखें मूंदी और जब खोली तो उनमें निर्णय था, योजना, दो संसारों का समागम। विद्वान और अनिशा ने प्रेमेश तत्व की सहायता से एक युग सूत्र रचा। यह एक जादुई मंत्र था जो दोनों संसारों की चेतनाओं को बांध सकता था, बिना किसी को मिटाए। लेकिन शर्त थी, इस सूत्र को पढ़ते समय दोनों को अपने अपने संसार की सत्ता छोड़नी होगी। कोई राजा नहीं, कोई रानी नहीं, सिर्फ सेवक। संयोग की रात्रि, पूर्ण चंद्र की रात। दोनों ने युग सूत्र पढ़ा। ग्रेटर देन, जहाँ रात्रि और भोर मिलते हैं, वहाँ हम भी मिलेंगे। दो हृदय, एक धड़कन, दो लोक, एक जीवन। आकाश चमका, पृथ्वी कांपी और एक तीसरे लोक का जन्म हुआ, जिसे कहा गया संयोजी लोक, जहाँ जादू और मनुष्यता साथ रहते हैं और प्रेम ही धर्म है। नवविवाह। विद्वान और अनिशा ने विवाह किया, न किसी राजसी समारोह में, बल्कि एक फूलों से ढकी झील के किनारे, जहाँ प्रकृति और चेतना दोनों गवाह बने। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंत नहीं, आरंभ। और इस तरह जुड़वा संसारों की कथा संघर्ष से नहीं, प्रेम से समाप्त हुई, या कहें यहीं से एक नया युग शुरू हुआ। अध्याय 19 नया युग, नया संघर्ष। संयोग लोक की हवा में एक नई हलचल थी। हजारों सितारे जैसे एक दूसरे से बातें कर रहे हो। प्रेम और शांति के इस लोक में अब एक नई चुनौती ने पांव पसारना शुरू किया था। जुड़वा संतति। विद्वान और अनिशा के दो बच्चे थे, अयान और इशिका। दोनों का खून एक दूसरे से अलग था, पर दिलों में वही प्रेम और साहस था जो उनके माता पिता में था। अयान में स्वर्ण लोक की दिव्यता और अग्नि तत्व की शक्ति थी। इशिका में मनुष्य लोक की बुद्धि और जल तत्व की संवेदना। संयोग लोक की सभा। एक भव्य सभा में लोक के सभी प्रमुख और जादूगर इकट्ठे हुए। सभा का मुखिया बोला, निश्चित लोक के अंधकार ने हमारे द्वार पर दस्तक दी है। ये वह स्थान है जहाँ भय और मोह राज करते हैं। अगर हमने समय पर कदम नहीं उठाए तो हमारा लोक भी इस अंधकार में डूब जाएगा। पहली चेतावनी। इशिका ने अपने माता पिता से कहा, हमें पहले ही तैयारी करनी होगी। मैंने निश्चित लोक की छायाओं को महसूस किया है, वे हमें अकेले छोड़ने वाले नहीं हैं। विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों में वो शक्ति है जो कभी खो नहीं सकती। संयोग लोक की सुरक्षा अब तुम्हारे हाथों में है। अयान का संकल्प। अयान ने अपने हाथों में आग की एक छोटी ज्वाला जलाई, जो आसमान की ओर उड़ गई। मैं अपने पूर्वजों की तरह न केवल लड़ूंगा, बल्कि जीता भी हूंगा। यह अग्नि केवल जलती नहीं, यह नई आशा की लौ है। इशिका की समझदारी। इशिका ने जल की लहरें बनाई, जो शांत और स्थिर थी। युद्ध केवल शक्ति से नहीं, समझदारी और प्रेम से भी जीता जाता है। हमें इस लड़ाई में दोनों का संगम करना होगा। अंधकार की आहट। तभी दूर से एक गहरी घने अंधकार की आवाज गूंजी। संयोग लोक के नायक, तुम्हारे संघर्ष की शुरुआत हुई है। निश्चित लोक के तीर अब तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। अगले अध्याय में पढ़िए अंधकार की पहली छाया, जहाँ अयान और इशिका पहली बार निश्चित लोक के सैनिकों से सामना करते हैं और समझते हैं कि यह लड़ाई केवल बाहरी नहीं, बल्कि उनके अंदर की भी होगी। अध्याय 20 अंधकार की पहली छाया। संयोग लोक की शांति भंग हो चुकी थी। अयान और इशिका दोनों ने पहली बार निश्चित लोक की सेना का सामना किया। घने काले बादल गिरे हुए थे और हवा में डर के साथ साथ एक अनजानी ऊर्जा भी थी। पहली भिड़ंत। अयान ने आग की तलवार निकाली जो जोर से फूटी। इशिका ने जल की ढाल बनाई जो अंधकार के तीरों को रोक रही थी। दोनों ने साथ मिलकर लड़ाई लड़ी, पर निश्चित लोक के सैनिक अजीब तरह के थे, न पूरी तरह भौतिक, न पूरी तरह आत्मा। अंदर की लड़ाई। इस युद्ध के बीच इशिका ने महसूस किया कि अयान के भीतर एक अंधेरा जाग रहा है। वह जोश में था, पर गुस्सा भी बढ़ रहा था। ये वही खतरा था जो निश्चित लोक का प्रभाव था। इशिका ने धीरे से कहा, भाई याद रखो, शक्ति का असली मतलब नियंत्रण है। अयान की परीक्षा। अयान ने अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश की और अपनी ज्वाला को शांति से जलाने लगा। ये पहली बार था जब उसने अपने भीतर की आग को प्रेम और संयम से जोड़ा। संघर्ष के बाद, लड़ाई के बाद, दोनों बहनें पेड़ के नीचे बैठे, थके लेकिन सीख चुके थे कि यह लड़ाई केवल बाहरी नहीं, अंदर से भी लड़नी होगी। इशिका ने कहा, हमें अपने मन और दिल को भी तैयार करना होगा। निश्चित लोक सिर्फ हमें हराना नहीं चाहता, वह हमें बदलना चाहता है। अगले अध्याय में पढ़िए संयम का मंत्र, जहां अयान और इशिका अपनी शक्तियों को संतुलित करने के लिए नए गुरु की खोज करते हैं और निश्चित लोक के गहरे रहस्यों का पता लगाते हैं।